नमस्कार विजय जी, बहुत अच्छा सवाल किया कि बीते चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनमें किसकी जीत, कौन सी जीत या कौन सा चुनाव परिणाम आपको सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है। रिमार्केबल शब्द को अगर हम की व्याख्या करें तो इसका सीधा मतलब होता है उल्लेखनीय, यानी कौन सी जीत उल्लेखनीय लगी। अगर इसका हम रिमार्केबल को देखें तो कौन सी चीज़ हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, अकल्पनीय है, ऐसी कौन सी जीत है जिस पे हम अपनी उंगली रख सकते हैं कि इसने इस चुनाव में मतदाताओं ने इस परिणाम को देने में अपनी एक विशिष्ट प्रतिभा का, एक अपनी विशिष्ट उसका उल्लेख किया है। देखिए 543 लोकसभा के सीटों के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल, इन जगहों पर भी मतदान हुए। तो देखा जाए तो तकरीबन 1000 के आसपास सीटें हैं जिन पर नज़र डालना बहुत आसान और बहुत साधारण बात नहीं है। फिर भी आपका सवाल है तो मैं इस पे प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम रिमार्केबल जीत और रिमार्केबल परिणाम की बात करें तो सबसे पहला दिमाग तो हमारा ये जाता है कि सूरत से मुकेश दलाल ने बिना लड़े वॉकओवर पा लिया। वो वहाँ से निर्विरोध सांसद बन गए। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा प्रायः पहले होता रहा है। हम अगर बात करें सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने की बात, सबसे कम वोटों से जीतने की बात, तो वो भी बहुत अच्छी और बहुत रिमार्केबल बात नहीं होगी, क्योंकि ये प्रायः ऐसा चलता रहा है। हम अगर बात करें कि बड़े नेताओं के हारने की बात, जिसमें स्मृति ईरानी हारी, महेंद्र पांडे हारे और तमाम बड़े नेता पक्ष और विपक्ष के जिन्हें जनता ने नकार दिया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंट्री लिया अभी राजनीति में, उन्हें जनता ने कंधे पे उठा लिया। तो ऐसा तो हर चुनाव में होता रहा है। अब अगर हम बात करें कि राम मंदिर बनने के बाद ठीक बाद हुए इस चुनाव में जिसका श्रेय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार लेती रही है, उसमें वो अयोध्या हारे, रामेश्वरम हारे, रामटेक हारे और इस तरीके से ये जो प्रमुख वो हैं चित्रकूट हारे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये भी बात बहुत वो नहीं लगती है कि हम इसको रिमार्केबल कह दें, क्योंकि ये एक हिस्सा है, जनता का मन है। लेकिन हमें इसमें से खोजना है। मैं आपको ले चलता हूँ आंध्र प्रदेश के चुनाव परिणामों की तरफ, जहाँ टीडीपी ने खोई सत्ता को 5 साल के बाद फिर से पा लिया। वाईएमके कांग्रेस वहाँ सत्तारूढ़ थी और उसको वहाँ से हटाकर 175 सीटों में से 135 सीटों पर उसने विजय हासिल की। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ। तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जिन चीज़ों का जिक्र किया था वो मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 50 साल से ऊपर के मुस्लिम को जीतने के बाद वो पेंशन बांधेंगे। उन्होंने इस चीज़ का भी वायदा किया है कि हर बड़े शहर में कब्रिस्तान की जगह मुकर्रर की जाएगी और उसका रख रखाव सरकार देखेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हर मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपये और उनके सहयोगी को 5,000 रुपये
भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। मस्जिदों के रख रखाव के लिए भी उन्होंने 5,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। हज जाते समय आंध्र प्रदेश के मुस्लिम को 1 लाख रुपए सरकार प्रति व्यक्ति देगी। इसके साथ साथ उन्होंने भाषणों में अपने 4% आरक्षण की भी बात लगातार की है। ठीक है, चुनाव घोषणा पत्र है, बड़ी बातें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, लोग कहते रहते हैं जनता को लुभाने के लिए, लेकिन मैं आपको आंध्र प्रदेश के हालिया जनसंख्या और धार्मिक संतुलन के बारे में बता दूं। 175 विधानसभा वाला यह प्रदेश 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है जो तटीय इलाका है, समुद्र का तटीय इलाका है, और एक जो ऊपरी इलाका है जिसको रायलसीमा कहा जाता है। प्रदेश बंटने के बाद जो बचा हुआ आंध्र प्रदेश है, इसमें मुसलमानों की कुल आबादी सिर्फ 7.5% है। कहते हैं धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की पताका होती है। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र का भारत में माना जाता है कि लोकतंत्र का बहुत मजबूत आधार है। अगर यह पताका है तो ये आंध्र प्रदेश में फहरी, क्योंकि सिर्फ 7.5% आबादी के लिए इतनी लुभावनी योजनाएं देकर उन्होंने चुनाव जीता। इसका सीधा मतलब ये है, कि वहाँ की 92%, 92.5% जनता ने को इन चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं है। यानी वहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है उसको वहाँ से इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। उसने इस चीज़ को स्वीकार किया कि तेलुगु देशम पार्टी को उसने वोट दिया कि वो सत्ता में जब आएगी तो प्रदेश के गरीब, दबे हुए या पिछड़े हुए मुस्लिमों के हित में जो योजनाएं चलाएंगी, उसने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक बात है। मैं इसी से जुड़ी एक जानकारी आपके साथ और साझा करना चाहता हूं। इसी धर्मनिरपेक्षता की एक परीक्षा और हुई, और वो जगह थी पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद का बलरामपुर, क्षमा कीजिएगा, बहरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ से कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को उतारा था। अधीर रंजन चौधरी के बारे में मैं आपको तात्कालिक जानकारी दे दूं कि वो एक बार विधायक और 5वीं बार वो लोकसभा सदस्य के लिए लड़ने जा रहे थे। यानी 5 बार के वो सांसद रहे हैं और 1 बार के विधायक रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, जो आदमी लगातार 5 बार सांसद रहा है उसकी क्या छवि होगी। अब तक वो एक भी लोकसभा का चुनाव वहाँ से नहीं हारे थे। अधीर रंजन चौधरी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हर आदमी जानते हैं, हर पॉलिटिकल पर्सनालिटी इस बात को जानती है, आम जनता भी वहाँ की जानती है कि यह आदमी धर्मनिरपेक्षता का हस्ताक्षर है। बीबीसी ने उनके लिए लिखा था कि ये तो रॉबिन हुड हैं क्षेत्र के, ये राजकुमार हैं, बिना ताज के बेताज बादशाह हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत के लिए, धार्मिक सद्भाव के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहते थे। अल्पसंख्यकों ने उन्हें पिछली 4 बार से जिताया, लेकिन इस बार 2 मामले हो गए वहाँ पर। एक मामला तो हुआ ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में अगर कोई मजबूती से खड़ा था तो वो अधीर रंजन चौधरी थे। वो एकदम भी ममता बनर्जी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी चीज़, कांग्रेस भी उनको बहुत सपोर्ट नहीं कर रही थी। टिकट जरूर दे दिया था, लेकिन उसने उनका कोई बड़ा नेता वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। पीछे वजह देखिए, वजह क्या थी? वजह ये थी कि अधीर रंजन चौधरी
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी दल और साथ ही साथ ममता बनर्जी की टीएमसी की मुखर खिलाफत करते थे, उनके कुशासन को बार बार उजागर करते थे, इसलिए वो ममता की आंखों में खटकते थे। अब जब चुनाव आया और चुनाव गठबंधन की बात हुई तो ममता बनर्जी ने सारे सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, यानी कांग्रेस के साथ उनका कोई पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी की निगाह इस बात के लिए एकदम लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से अधीर रंजन चौधरी इस 18वीं लोकसभा में न पहुंचने पाए। उन्होंने एक बड़ी चाल चली। 53% आबादी वाले बहरामपुर संसदीय क्षेत्र के लिए उन्हें पूरे मैंडेट नहीं मिला। वो एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर यूसुफ पठान को गुजरात से लेकर चली आई। वजह 53% आबादी मुसलमानों की। लेकिन अधीर रंजन चौधरी बेखौफ थे। उन्हें अपनी जनता पर, अपनी धर्मनिरपेक्षता पर पूरा यकीन था। लेकिन यकीन ये टूट गया जब उन्हें एक बाहरी यूसुफ पठान के हाथों करारी हार का स्वाद चखना पड़ा। कोई भी इक्वेशन अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नहीं था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी सिर्फ इसलिए हार गए कि मुसलमानों का वोट मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट हो गया। ये भी एक रिमार्केबल चुनाव परिणाम था। मैंने ये दो चुनाव परिणाम और चुनाव की स्थितियां आपके सामने रखी हैं। अब आप तय कीजिए कि क्या वास्तव में यह रिमार्केबल है या नहीं। धन्यवाद।